साथियों, फिर एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा ऊदल के वीर गाथा सीरीज के पिछले भाग यानी भाग 53 में आपने जाना कि चंदन खंभा को लाने के लिए महोबा वालों को भयंकर लड़ाई करना पड़ा, जिसमें कई सूरवीर सेनापति मृत्यु यानी वीर गति को प्राप्त हुए। परंतु आखिरकार कई कठिनाइयों के बाद महोबा के वीर चंदन खंभा लाने में सफल हो ही जाते हैं। यहाँ तक की कहानी आपने इस सीरीज के पिछले भाग में जाना। अब इस कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट की, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, भारी लड़ाई का सामना करते हुए कई कठिनाइयों को पार करके आखिरकार महोबा के वीर चंदन खंभा लाने में सफल होते हैं। जब ये लोग अपने तंबू में पहुंचते हैं तो बेला रानी को इसकी सूचना देते हैं कि हम पिथौरागढ़ से चंदन के खंभे को लेकर आ गए हैं। ये खबर सुनकर बेला रानी बड़ी प्रसन्न होती है। उसके बाद बेला रानी मन में विचार करने लगी कि चिता कहां पर सजाई जाए। काफी सोच विचार करने के बाद बेला रानी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पिथौरागढ़ से मैं अपने पति के साथ महोबा नहीं आ पाई, क्योंकि मेरे ही परिवार वाले मेरे ससुराल वालों के बैरी बने हुए थे और मैं महोबा में अपने पति के साथ प्रवेश नहीं कर सकी। इसलिए मेरी चिता ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर दोनों राज्यों की नजर हो और जिसे देखकर महोबा और दिल्ली वालों को अपनी गलती का पछतावा या एहसास हो। बहुत विचार करने के बाद बेला रानी ने फैसला किया कि मेरी चिता महोबा और दिल्ली की सरहद पर होनी चाहिए। फिर बेला ने ऊदल को बुलावा भेजा। कुछ ही देर में ऊदल अपने साथ लाखन को लेकर बेला के पास पहुंच गए। तब बेला ने ऊदल से अपना विचार व्यक्त किया और कहा कि मेरी प्रबल इच्छा है कि मेरी चिता दिल्ली और महोबा की सरहद पर सजाई जाए, जहां पर मैं अपने पति के साथ सती हो पाऊं। हे बनाफर वीर ऊदल, जैसे आपने अब तक मेरी इच्छाओं को पूरा किया है, उसी तरह आप मेरी इस अंतिम इच्छा को भी पूरी करें। ऊदल भी बेला रानी की मनोदशा को देखकर उसको मना नहीं कर पाया। ऊदल ने कहा, हम तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी करेंगे, मुझ पर भरोसा करो। भरोसा दिलाकर ऊदल और लाखन वहां से निकल गए और दोनों दिल्ली और महोबा के सरहद पर सैनिकों के द्वारा चंदन की लकड़ी को पहुंचवा दिया और फिर सरहद पर ही चिता सजने लगी। कन्नौज की पूरी फौज के साथ महोबा की भी पूरी फौज ऊदल ने सजवा ली। इधर बेला रानी के सती होने की खबर जैसे ही महोबा के प्रजा को मिली, पूरी महोबा की प्रजा बेला को सती होते देखने के लिए सरहद पर आ गई। फिर बेला रानी ने अपने सोरहो श्रृंगार किए, पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज गई। फिर आगे आगे बेला रानी और पीछे पीछे ब्रह्मानंद के शव को चंदेले उठाकर सरहद के लिए चल पड़े। इधर पिथौरागढ़ में एक हरकारा अपना घोड़ा तेजी से दौड़ाता हुआ दिल्ली दरबार में पृथ्वीराज चौहान की सभा में पहुंच गया। उसने पृथ्वीराज को खबर दी कि बेला रानी ब्रह्मानंद के साथ सती होने के लिए निकल पड़ी है और चिता दोनों राज्यों की सरहद पर ही सजाई गई है। पृथ्वीराज ने कुछ विचार किया। उसके बाद पृथ्वीराज ने भी अपनी फौज को तैयार होने का आदेश दे दिया और खुद आदि भयंकर हाथी पर सवार होकर हर हर महादेव के नारे के साथ उस जगह के लिए चल दिए जहां बेला को सती होना था। चौहानों की भारी लश्कर हाहाकार मचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। चौड़ा पंडित, वीर भुगंता और कई सूरवीर महारथियों के साथ महाराज पृथ्वीराज चौहान सरहद के करीब पहुंच गए। इधर बेला रानी चिता पर अपने पति ब्रह्मानंद के साथ बैठ चुकी थी। ढोल नगाड़े जोरों से बज रहे थे और ऊदल अपने हाथ में मसाल लिए चिता को आग देने की तैयारी कर रहा था। तब तक वहां पर चौहान सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान भी पहुंच गए। जब पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि ऊदल ब्रह्मानंद के चिता को आग देने जा रहा है तो पृथ्वीराज चौहान ने जोर से लाखन को ललकार कर कहा, हे कन्नौजी राजकुमार लाखन, ठहरो, पहले मेरी बात सुनो, फिर चिता को अग्नि दिलवाना। आगे पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि चिता को सिर्फ चंदेल वंश का ही कोई अग्नि दे। जो चंदेल वंश का नहीं है उसे चिता में अग्नि देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बनाफर तो कुलीन वंश के हैं। इसलिए
ऊदल चिता को आग नहीं दे सकता। जब ऊदल ने महाराज पृथ्वीराज चौहान की बात सुनी, तब ऊदल ने पृथ्वीराज से कहा कि मुझे अग्नि देने के लिए स्वयं बेला रानी ने आदेश दिया है। बेला के आदेश से ही मैं इस चिता को आग देने जा रहा हूँ। इतना कहते कहते ऊदल ने चिता में आग लगा दी और देखते ही देखते चिता की आग भयानक होती चली गई। अपने पति ब्रह्मानंद के साथ रानी बेला भी करुण रुदन के साथ अग्नि में समाहित होती चली गई। महोबा की प्रजा सती बेला रानी की जय जयकार कर रही थी। पृथ्वीराज चौहान ने जब यह दृश्य देखा और अपनी बात को अनसुना करते देखा तो गुस्से से लाल हो गए और उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कोई भी महोबा का वीर वापस न जाने पाए, सबके सिर काट कर गिरा दो। आज यहाँ से बचकर महोबा कोई नहीं जाने पाए। पृथ्वीराज चौहान का आदेश पाते ही चौड़ा, धांधु और वीर भुगंता भयंकर गर्जना के साथ महोबा के सैनिकों पर कहर बनकर टूट पड़े। चौहान सेना की यह हरकत देख बनारस वाले चाचा ताल्हन सैयद, ढेवा, ऊदल और लाखन ने भी अपनी अपनी तलवारें खींच ली। फिर दिल्ली और महोबा के सरहद पर मार मार की आवाज गूंजने लगी। हाथी के हौदे से हौदा टकराने लगा, घोड़े से घोड़े की जांघ घिसने लगी। रथ का पहिया भी दुश्मनों के रथ के पहिए से भिड़ गए, पैदल से पैदल भिड़ गए, असवारों से सवार भिड़ गए, तीर कमान हाथ में लिए तीरंदाज तीरंदाजों से भिड़ गए। सनासन गोलियां चलने लगी, तलवारों के खटखटाने की आवाज गूंजने लगी। चारों तरफ सिर्फ मारो मारो का आवाज आ रहा था। एक तरफ तलवार चमक रही थी तो दूसरी तरफ छुरी, कटारी, बर्छी भाला लिए सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े थे। रणभूमि का दृश्य भी भीषत्व होता जा रहा था। कहीं बिना सर के सैनिक लड़ रहे थे तो कहीं बिना हाथ पांव के सैनिक रणभूमि में घिसट रहे थे। कायर समर भूमि से भाग रहे थे अपने अपने हथियार छोड़कर। युद्ध विकराल होता जा रहा था। सूरवीरों में भूरा ठाकुर और चाचा ताल्हन सैयद का मोर्चा लग गया था। दोनों सरदार आपस में भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे। कोई वार करता तो कोई अपने ढाल पर वार को रोकता। दोनों वीर तलवारों के धनी थे। इस युद्ध को देखने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक दूसरे से कोई अंतिम खेल का खेल खेल रहे हों। भूरा ठाकुर और ताल्हन सैयद में भयंकर तलवारबाजी हुई। दोनों किसी से कम नहीं थे। काफी देर तक जूझने के बाद आखिरकार एक बार भूरा ठाकुर वार से चूक गया और पलक झपकने का मौका मिलते ही ताल्हन सैयद ने अपने तलवार का भरपूर प्रहार भूरा ठाकुर पर कर दिया और भूरा ठाकुर का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर जमीन पर कुछ देर छटपटाने के बाद शांत हो गया। भूरा ठाकुर को जमीन पर गिरते ही उसकी जगह ताल्हन सैयद के सामने वीर भुगंता आ गया और वीर भुगंता ने ताल्हन सैयद को ललकार कर कहा कि सावधान हो जाओ, इस बार भूरा के धोखे में ना रहना। मैं भूरा नहीं हूँ, मेरा नाम भुगंता है और अब मैं तुम्हें बहुत जल्द ही यमपुरी भेज दूंगा। इतना कहकर वीर भुगंता ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया और कमान खींचकर तीर ताल्हन सैयद पर छोड़ दिया। मगर होशियार चाचा ताल्हन सैयद ने उस तीर के वार को बचा लिया। फिर ताल्हन सैयद ने अपना घोड़ा वीर भुगंता की तरफ बढ़ा दिया और हाथ में बुर्ज लेकर उन्होंने वीर भुगंता को ललकारा और कहा कि हे क्षत्रिय वंशीय वीर भुगंता, सावधान हो जाओ, अब मेरी बारी है। अब तुम मेरे वार से बचकर दिखाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हें बहुत जल्द ही दोजख में पहुंचा दूंगा। इतना कहकर ताल्हन सैयद ने भुगंता पर गुर्ज चला दिया, परंतु ताल्हन सैयद के इस वार को वीर भुगंता ने बहुत ही सफाई से बचा लिया। फिर वीर भुगंता ने भी अपनी तलवार खींच ली और दोनों सूरवीर एक दूसरे पर तलवार का वार करने लगे। भुगंता तलवार मारता तो ताल्हन सैयद अपनी ढाल पर रोक लेते और ताल्हन सैयद वार करते तो वीर भुगंता रोक लेता। युद्ध विकराल होता चला जा रहा था। दोनों दल जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे थे। भारी लड़ाई के बीच आखिरकार वीर भुगंता ने अपनी तलवार का एक ऐसा प्रहार किया कि जिसे बनारस वाले चाचा ताल्हन सैयद भुगंता के इस वार को बचा नहीं पाए और तलवार के उस वार से ताल्हन सैयद जमीन पर गिर पड़े और देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ताल्हन सैयद को रणभूमि में गिरते देख कन्नौजी, राय, लाखन
क्रोध से तमतमाए हुए वीर भुगंता के सामने जाने को आगे बढ़ा। तब तक बीच में कुड़हर के राजा मामा गंगा ठाकुर लाखन के पास पहुंच गए और उसे आगे जाने से मना करके खुद वीर भुगंता से लोहा लेने के लिए आगे बढ़ गए। अब वीर भुगंता और गंगा ठाकुर के बीच घमासान शुरू हो गया। कोई किसी से कम नहीं था। इधर कन्नौजी राय लाखन ने पृथ्वीराज चौहान को अपने आदि भयंकर हाथी पर सवार होकर सैनिकों पर तीर बरसाते हुए देखा तो लाखन भी अपना तीर धनुष लेकर चौहान सेना का संहार करने लगा। एक तरफ आदि भयंकर हाथी पर सवार पृथ्वीराज चौहान इंद्र की तरह नजर आ रहे थे तो दूसरी तरफ अपनी भूरी हथनी पर सवार लाखन भी कम नहीं था। दोनों वीर हथियारों के साज सज्जा से सुशोभित थे। दोनों वीरों के सिर पर बैगनी रंग की पगड़ी थी। पगड़ी में लगा कलंगी सुशोभित हो रहा था जिसमें हीरा जड़ा हुआ था। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान इंद्र के समान लग रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कन्नौजी राजकुमार लाखन भी यमराज के रूप में दुश्मन सेना का संहार कर रहा था। दोनों दल के सैनिक एक दूसरे पर विजय पाने की कोशिश कर रहे थे। जंग विकराल और समय के साथ साथ भयानक होते जा रहा था। इधर कुड़हर वाले मामा गंगा ठाकुर जिनके तलवार का कोई सानी नहीं था, वो और वीर भुगंता के समर में कोई भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा था। तब तक लाखन ने मामा गंगा ठाकुर को आवाज दी कि मामा, वीर भुगंता को मारने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? अपनी सूरवीरता का परिचय दे और वीर भुगंता को जल्दी यमलोक पहुंचाए। लाखन की बात सुनकर मामा गंगा ठाकुर ने दोनों हाथों से अपनी तलवार को पकड़ा और वीर भुगंता पर एक ऐसा प्रहार किया जो कि भुगंता के लिए प्राण घातक था, परंतु उसने उस वार को बचा लिया। वीर भुगंता भी तलवार का धनी था। उसने भी बदले में गंगा ठाकुर पर वार किया, परंतु गंगा ठाकुर ने उसके वार को अपने ढाल पर रोक लिया। एक बार फिर गंगा ठाकुर ने तलवार का जबरदस्त प्रहार वीर भुगंता पर किया। वीर भुगंता ने भी ढाल से उस वार को रोकने की कोशिश की, परंतु वह वार इतना शक्तिशाली था कि वीर भुगंता का ढाल चीरता हुआ सीधा वीर भुगंता के गर्दन पर जा लगा। वीर भुगंता रणभूमि में गिर पड़ा और देखते ही देखते उसका शरीर शांत हो गया और वीर भुगंता इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर भुगंता को मरते ही धांधु, जो कि वीर भुगंता और तालहन सैयद के युद्ध पर अपनी नजर बनाए हुए था, वह तालहन सैयद के सामने पहुंच गया। अब तालहन सैयद और धांधु के बीच मोर्चा लग गया। अद्भुत युद्ध हो रहा था दोनों दलों के बीच। दोनों तलवार से एक दूसरे पर वार करते और फिर अपनी अपनी ढाल से एक दूसरे का वार बचाते। कोई किसी से कम नहीं था। दोनों का युद्ध बराबरी पर चल रहा था। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहाँ पर विराम देते हैं। साथियों, इस युद्ध का क्या परिणाम निकला और कितने सूरवीर इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।